माइक टेस्टिंग आवाज़ आ रही है ना। तो जो चीज़ पॉसिबल नहीं थी, जो हमने बोल दिया था कि अब हम राउंड टेबल टॉक का 3rd एपिसोड नहीं बनाएंगे, लेकिन वो हम फिर से बना रहे हैं। और आज कोई लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। तो लड़ाई तो पहले भी नहीं हुई थी, जस्ट एक डिबेट जो होता है ना वो कर रहे थे, और आप लोगों को ऐसा लगा कि लड़ाई होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब ये चीज़ों से ना मैं खुद है ना डेली जब चीज़ों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मुझे लगता है 2 साल हो गए भीमनगर में जाते जाते हमको। तुम तो बचपन से ही वहीं पे हो, लेकिन मुझे ना वहाँ पे टाइम हो गया, वहाँ पे देख रहा हूँ, मैं बहुत सी चीज़ें समझ रहा हूँ। और सबसे बड़ी समस्या जो बहुजनों की आती है वो ये रहती है कि वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। तो आज का टॉपिक ये है कि क्या बहुजनों को पहले राजनीति करनी चाहिए या आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो हूँ वो आर्थिक रूप से मजबूत बनने की तरफ हूँ, और सन्नी जो है वो बोल रहा है राजनीति करनी चाहिए। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि राजनीति करनी चाहिए? बोला तुमने? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि पहले राजनीति करो। अच्छा, पहले चालू करो राउंड टेबल टॉक। नहीं, राउंड टेबल टॉक चालू ही है। ये कभी नहीं कहा। तो तुम क्या सोचते हो? नहीं, मैं पहले ये सोचता हूँ कि पहले बहुजनों को पढ़ना चाहिए। नहीं देखो, ये है ना बहुत सारे लोगों ने, हमने ना इसको ट्विटर पे पूछा तो बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि भैया पहले जो है ना इस बहुजनों को पढ़ना चाहिए। तो ये तीसरा ऑप्शन तो है ही नहीं भैया, बिना पढ़ाई के तो आप ना तो राजनीति कर पाओगे ना आप कमाई कर पाओगे। तीसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन सबसे मेन तो शिक्षा ही है। शिक्षा के साथ हम बिजनेस भी कर सकते हैं और राजनीति भी कर सकते हैं। तो मतलब तुम ये बोल रहे हो दोनों एक साथ करना चाहिए? चलो ठीक है, हम यहाँ से लेते हैं। सनी बोल रहा है कि दोनों एक साथ करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहिए। और सनी हमारे साथ है। सनी ने अभी कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाया था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो इसलिए मैंने सनी को बोला कि चलो अपन इस टॉपिक पे बात करते हैं। सही बात है, नहीं ये बात बिल्कुल सत्य है कि पहले है ना अपने आप को पहले आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि पहले मेरी भी ठीक ठाक थी, ऐसा नहीं था, लेकिन जब से लॉकडाउन आया, ठीक है, और लॉकडाउन से कुछ समय पहले कुछ गलतियाँ हमारी ही थी, और ज़्यादातर बहुजनों की कुछ गलतियाँ ही होती हैं। एक कहावत है कि किसी बनिया को या अपने मतलब सही नहीं बताऊँ आपको, कि किसी को मिली पीतर बाहर रखूँगा भीतर, ठीक है। तो वही वाली बात है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, किसी में जब पैसा आता है ना तो वो उस पैसे को किस प्रकार से खर्च करे, ठीक है। और पैसा इंसान के पास बहुत तरीके हैं आने का। ये मैं ये नहीं कहता कि गलत तरीके से, बहुत ऐसे काम हैं, छोटे छोटे बिजनेस हैं, काम है जिनसे कि आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और अच्छी अर्निंग के साथ आपके पास टाइम भी बचता है, तो आप राजनीति में भी अपने हाथ आजमा सकते हो। कुल मिला के बात तो वही आ गई ना। बात तो यही है कि पहले आर्थिक रूप से मजबूत बनो, उसके बाद राजनीति करो। बात तो वही आ गई ना। तो हमने कुछ सवाल उठाए थे, कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ, जो आपके सवाल है उनके संग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। चलो ठीक है। फिर हमने कम्युनिटी टैब में अपने सवाल पूछे थे और ट्विटर पे भी सवाल पूछे थे कि अगर आप लोग हमारी बात से सहमत हो या नहीं हो, अपने सवाल आप कम्युनिटी टैब में पूछिए। तो हमने कुछ सेलेक्टेड लोगों के सवाल उठाए जो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको उठाना चाहिए। तो वो सवाल पूछेगा हनी, पूछो। अखिलेश कुमार जी कहते हैं कि सभी बहुजन लोग अच्छे से कमाते खाते हैं, 80% बहुजन अच्छे से कमाते खाते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण है जो कि वो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं बना पाते, जिसका 70 से 80% वो शराब पर खर्च कर देते हैं। 20% में वो क्या कमाएंगे और क्या अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे। इसके ऊपर पहले मैं बोल रहा हूँ कि इतना सटीक बात बोली ना, इतनी सटीक बात बोली अखिलेश कुमार जी ने कि जो रियलिटी और जो सच्चाई है जो मैं भीमनगर में देखता हुआ आ रहा हूँ। और सनी मेरे साथ यहाँ बैठा हुआ है। सनी को ये पता है कि पिछले 2 सालों में मैंने सनी से कितनी बार पूछा, सनी तो शराब तो नहीं पीते ना? सनी शराब तो नहीं पीता ना? जब मुझे ये कंफर्म हो गया कि ये इस सब चीज़ों में नहीं है, तब मैंने इसको अपने साथ रखना स्टार्ट किया कि नहीं सनी, अपन दोनों मिलकर कुछ करेंगे। बोला था ना कि बोला था। सबसे अंजलि भैया से मैं जब तीसरी या चौथी बार मिले थे और गाड़ी में बैठा हुआ था, मैं फर्स्ट टाइम इनकी गाड़ी में, तब उन्होंने सबसे पहले मेरे से यही पूछा था कि सनी तुम शराब तो नहीं पीते? तो मेरा सवाल बस यही था कि मैंने इनसे कहा कि भैया देखो, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं पीता हूँ या नहीं, लेकिन आप कभी भविष्य में देख लेना तब बात करना। तो खैर मुझे अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं कि ये शराब पीता है कि नहीं पीता, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि आप जैसे अपने जितना भी कमाते हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा करीब से मैंने देखा एक व्यक्ति को। मेरे यहाँ पर भोपाल में एक व्यक्ति हैं जो हमारे समाज से ही आते हैं और वो मेरे घर पर ही रहते हैं। और वो व्यक्ति को हमने अपने घर को देखने के लिए रखा हुआ था। वो व्यक्ति जो है ना डेली नॉनवेज खाता था, डेली शराब पीता था
और उसे देख के कई बार मुझे भी शक हो जाता था, यार ये मुझसे ज़्यादा तो नहीं कमाता कहीं। मैं गजब यार, इसके बड़े जलवे हैं, मतलब यार इतना पैसा लाता कहाँ से। सही बात है। तो मुझे समझ आया कुछ टाइम बाद कि यार ये व्यक्ति जो है जो काम करता है उसको पर डे है ना 700-800 रुपये मिल जाते हैं, 700-800 रुपये पर डे प्रॉफिट, लगाना कुछ नहीं है। और वो सारा का सारा पैसा डेली आके नॉनवेज और शराब में उड़ा दिया। उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं और शायद वीडियो भी देख रहा होगा, 1 लड़का है उसका। और वो पैसा जो है ना उनकी पढ़ाई पे खर्च नहीं हो रहा। बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? गवर्नमेंट स्कूल में, वो भी फ्री में पढ़ाई हो रही है। अगर यही पैसा वो अपने परिवार पे लगाता तो मुझे लगता है बहुत आगे। 30,000 रुपये महीना यार सैलरी ग्वालियर किसी की होती है क्या? नहीं। चलो उठा पटक कर लो तो 15,000 भी मान लो। बिल्कुल। वो खर्च आपको कुछ करना नहीं है, रहने के लिए आपके पास जगह है ऑलरेडी, ठीक है। आपको बस जो है अपने खाने के लिए इंतज़ाम करना है और बच्चों की पढ़ाई भी करना है। और मैंने अपने मन से मतलब कुछ टाइम से अभी मैंने बच्चों का एडमिशन कराने का टाइम भी आ गया है, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं जितना भी कमाऊँगा ना उसका 50 से 60% पैसा जो है अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाऊंगा। बिल्कुल लगाना चाहिए। और एक पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप है ना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप अपना जितने बच्चों पे इन्वेस्ट करोगे ना उससे हज़ारों गुना आपके बच्चे अगर सही लाइन पकड़ गए तो एजुकेशन के तहत वो आपको पता नहीं कितना रिटर्न आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही बात बोली तुमने। और दूसरा सवाल, अगला सवाल है क्रांति भाई अरुण का। वो कहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे जय भीम का नारा लगाना तो सीख गए हैं लेकिन शिक्षा का महत्व नहीं सीख पाए हैं, जो कि एक गलत है। जब तक आप शिक्षित नहीं बनोगे तब तक अपने समाज का उत्थान कैसे करोगे? क्या बोलोगे? आप बोलो या मैं बोलो? देखो चल तुम ही नहीं तुम ही बोलो। देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ इस बात पर कि मैंने सच में ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है। और वो रैलियों, बच्चों को नहीं, छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ 18-19 साल के लड़कों की, जो जय भीम का नारा भी लगाते हैं। अगर उनसे अगर आप 2 चीज़ पूछ लोगे ना कि बाबा साहब का कब जन्म, तो खैर सभी जानते हैं, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, कब बाबा साहब एक्सपायर हुए थे ना, मुझे लगता है वो ये भी नहीं बता पाएंगे। अगर आप उनसे सन पूछ लोगे ना कौन से ईयर में, तो वो भी नहीं बता पाएंगे वो। और वो इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि इस बारे में कोई बात होती ही नहीं है। सिर्फ रैलियों में लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, बहुत सारी पार्टियां भी लोगों को इकट्ठा करती हैं, उनको कैडर कैंप वगैरह भी देती हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो जो मेन भावना है ना बाबा साहब की, जो 3 नारे थे, वो उनके दिमाग में जो पहला वाला जो एजुकेशन है ना वो नहीं बैठा है उनको, मुझे ऐसा लगता है। तुम्हें क्या बोलता है? बस मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना वो कट्टरवादी की वजह से जब इनके नारे लगा दिए, जबकि हम कितनी बार भी बोल चुके हैं कि अम्बेडकरवादी बनो, कट्टरवादी बिल्कुल भी मत बनो। अवधेश रविदास जी कहते हैं ना नौकरी मिलेगी, ना रोजगार मिलेगा, ना शिक्षा मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करें? राजनीति में आना किसी का शौक थोड़ी है। तो इस पे आप लोगों की क्या राय है? तो यहाँ मैं पहले बोलूँगा। बोलो। ठीक है, आज का टॉपिक ही यही है कि पहले राजनीति या व्यापार, है ना। तो जैसे कि आपको भी पता है और हमारे ज़्यादातर सब्सक्राइबर हैं, सम्राट सॉरी, हमारे जितने भी सम्राट है सबको पता है मेरी एजुकेशन 10th तक है। ठीक है, अब 10th पास करके मुझे कोई नौकरी तो मिलनी नहीं है। ठीक है, और तथागत से पहले जब अपन जुड़े नहीं थे, यहाँ से पहले अगर मैं किसी ऑफिस में भी जाता तो वहाँ भी मुझे जॉब नहीं मिलती, जो कि सैलरी आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 30,000 रुपये में आपका अच्छा घर चल सकता है। ठीक है, तो वो भी मुझे नहीं मिल सकता था। तो किसी सज्जन ने मुझसे कहा था कि बेटा एक ऐसा काम करो उसकी तुम्हारे को इज्जत भी मिले, मान सम्मान भी मिले और समाज में तुम्हारा नाम भी हो। तो मैंने कहा बाबू जी वो क्या होना चाहिए? एक काम करो, तुम राजनीति में आओ, तुम्हारा वेलकम है। लेकिन वो किसी और पार्टी में ले जाना चाहते थे मुझे। तो फिर मैंने कैडर कैंप वगैरह लिए, पहले समाज से जुड़ा, समाज के बाद मैंने कैडर लिए, बामसेफ से जुड़ा, फिर उसके बाद अपनी पार्टी बीएसपी। तब मैंने ये सारी चीज़ें देखी, फिर मैं पार्टी के लिए काम करता गया। ठीक है, और मैंने देखा कि वाकई में राजनीति ही एक ऐसा मतलब क्षेत्र है जहाँ से हम अपने बहुजन समाज का उत्थान मतलब उद्धार कर सकते हैं। मतलब शिक्षा के तहत कर सकते हैं, व्यापार के तहत कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिस किसी भी मामले में अगर आप चाहो तो उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन 30 सेकंड का समय है और 2 मिनट हो गए। ठीक है, 2 मिनट हो गए। तो राजनीति ही केवल वो चीज़ है जिससे अपने बहुजन समाज का हम उद्धार कर सकते हैं। इस सवाल पे मैं जो है ना वो अवधेश रविदास जो हैं उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि राजनीति है जिससे आप उद्धार कर सकते हो। ये बात सही है, आप उद्धार कर सकते हो, लेकिन पहले उद्धार करने लायक तो बनो।
मतलब ये कह रहे हैं कि अगर है ना हमें राजनीति अगर सब लोग ठीक से कर रहे होते तो हमें उसमें उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपको उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पड़ेगी, लेकिन कब पड़ेगी? जब आप अच्छे शिक्षित हो जाएंगे। अगर आप ना हिस्ट्री उठा के देखेंगे ना, जिसके बारे में मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको, तो जितने भी हमारे जो महापुरुष थे ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल थे। स्टेबल होने के बाद जब उनको लगा कि हाँ उनके आर्थिक स्थिति सही हो गई है, उसके बाद राजनीति की सबने। और जितने भी जो कार्यकर्ता होते हैं ना, उनको इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो तुम बोल रहे हो कि पहले है ना राजनीति के साथ आर्थिक, मतलब कार्यकर्ता को काम क्या होता है, जो बड़े लीडर है उनकी बातों को और निर्देशों को लेकर उनकी कहे पे चलना। और ये जरूरी है कि जो लीडर का आप कहे पे चल रहे हो वो व्यक्ति समझदार होना चाहिए। अगर आपने गलत लीडर चुन लिया तो आपकी ज़िंदगी भी खराब है और आप आर्थिक रूप से तो बर्बाद हो ही जाओगे। बिल्कुल सही बात। तो जो आपका लीडर है अगर वो सही व्यक्ति होगा ना, तो वो आपकी दोनों चीज़ों पे ध्यान रखेगा, आपकी राजनीति पे भी ध्यान रखेगा और आपकी आर्थिक स्थिति पे भी ध्यान रखेगा। अगर वो उसकी बात सुन के चलोगे तो आप हो सकता है आगे निकल जाओ। लेकिन अगर आप स्वयं की बात से और स्वयं एक लीडर हो तो आपको पहले आर्थिक रूप से मजबूत बनना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप राजनीति कर ही नहीं सकते। तो मैंने ना एक सवाल भी है ना कम्युनिटी टाइम में पढ़ा था, इनसे वो वाला सवाल मुझे याद आ गया। उन्होंने बोला था कि ये बात जो है कि पॉलिटिक्स के लिए पैसा जरूरी नहीं है, ये कई बार हमारे महापुरुषों ने साबित किया है। तुम क्या बोलते हो इस बारे में? नहीं देखो, हमारे महापुरुषों ने जो साबित किया, जो महापुरुषों ने किया होगा तो वो सही ही होगा। ठीक है, आप सुनो, ये बात सत्य है बिल्कुल कि पैसा जरूरी नहीं है, और आज के हिसाब से 101% गलत बात है। सत्य कैसे है पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको। ये तो वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, पट भी मेरी चित भी मेरी। हाँ, सिक्का मेरे बाप का। ठीक है तो ये बात सिद्ध कैसे होती है कि पैसा जरूरी नहीं है। मानवर कांचीराम साहब ने जब एक मुहिम चलाई थी, एक नोट एक वोट। ठीक है, मानवर कांचीराम साहब सबको पता था 1 रुपया घर से लेके नहीं चले थे। ठीक है ना, उन्होंने कभी जीवन में घर बनाया, कुछ नहीं किया। लेकिन जब वो पहला चुनाव लड़े थे ना, तो सारा का पहला चुनाव इटावा से लड़े थे और तीसरा चुनाव था, जीते भी थे। और है ना, पूरा पैसा समाज ने दिया था उनको। 1 वोट 1 नोट, 80,000 रुपये जोड़ा था उस जमाने में। ठीक है, और आज की अगर हम बात करें, आज हमारे बहुजन जो भी प्रत्याशी किसी भी पार्टी से हों, अगर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं होंगी, लग्जरी कार नहीं होगी उन पर, 10 छोड़ो 20 गाड़ियों का काफिला नहीं होगा, खाने को अच्छा नहीं मिलेगा, शाम को शाम वाली व्यवस्था नहीं मिलेगी। ठीक है, मुर्गा नहीं मिलेगा, बकरा नहीं मिलेगा, तो पता हमारी समाज के लोग कहते हैं यार वो तो बिक के कैसा कैंडिडेट लाए हो यार ढूंढ के, कैसा, मतलब पैदल जो चुनाव का अपना कैंपेन कर रहा है। आज के हमारा ही बहुजन समाज उसको कैंपेन नहीं समझता जो कि हमने किया था, कि हमारे प्रत्याशी जितने भी होते हैं वो गरीब ही होते हैं, गरीब घर से आते हैं, अडानी अंबानी उनको चंदा नहीं देते हैं। और अब हमारा समाज उनको पे बैक टू करना नहीं चाहता। और जितने भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो पहले मतलब समाज को अपना 5% हिस्सा देते थे एक्चुअल में, आज नहीं देते हैं। और वही लोग सबसे ज़्यादा आरोप लगाते हैं कि यार कैसा प्रत्याशी लेके आए यार, वो तो दिखता भी नहीं है और काफिला भी नहीं दिख रहा, चुनाव में कैंपेन भी नहीं हो रहा। ठीक समझ गए, हम समझ गए, मन की भावना हम समझ गए हैं। और बात सही भी है यार, मतलब अगर आप पार्षदी का चुनाव लड़ने जाते हो ना, तो 2 से 3 लाख रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए, बल्कि जरा से छोटा चुनाव होता है, कोई पार्टी से रिलेटेड भी नहीं होता व्यक्ति ज़्यादा। और अगर आप सरपंच का चुनाव लड़ते हो ना, तो भी आप एक गाँव से दूसरे गाँव जाओगे ना, तो मेरे को लगता है कम से कम 50,000 का पेट्रोल तो जला लोगे। आखिरी कंक्लूजन मेरा यही है कि अगर आप जितने आप अपने समाज के लोगों को, महापुरुष लोगों को समझते हो ना कि ये महापुरुष हैं हमारे और ये इन्होंने क्या किया, तो मैंने ना कुछ लोगों की डिटेल निकाली, बाकायदा उनके वो निकाले कि किस साल में उन्होंने क्या किया था। तो मैं सबसे शुरुआत से जो उठाता हूँ मायावती जी को। मायावती जी जो एक बहुत अच्छे परिवार से थी, और अगर मायावती जी का जन्म जो है वो 15 जनवरी को 1956 में हुआ था, है ना। और तुम्हें पता है कि वहाँ पर एक हॉस्पिटल था, श्रीमती सुचेता कृपरानी हॉस्पिटल में जन्म हुआ था। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था, किस हॉस्पिटल में? चच्चा खाने में हुआ था। चच्चा खाने में हुआ था, मेरा भी वही हुआ था। ग्वालियर के चच्चा खाने में। मेरा भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही हुआ था। और वो कब की बात है पता है? कितने कब ये क्या है? आप जब तुम वो मैं 87 में हुआ था। मैं 86 में हुआ था। और मतलब हालत 86 और 56 की बात सुनो। 56 मतलब कि आज से लगभग 70 साल पहले बहुत गंदगी रहती थी। 70 साल पहले भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अगर 70 साल पहले अगर मैं अपने दादाजी की बात करूं, उनका जन्म घर पे ही हुआ होगा। कि जितने भी लोगों को मैं जानता हूं उनका जन्म घर पे ही हुआ होगा, मतलब इतने सक्षम नहीं थे कि वो किसी हॉस्पिटल में जा सके।
तो अगर मायावती जी का जन्म एक सरकारी हॉस्पिटल में भी हुआ था तो मतलब फाइनेंशियली कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग थे, पिताजी सर्विस में थे, पोस्ट ऑफिस में थे। हाँ, तो पोस्ट भैया। ऑफिस में तो अच्छी फाइनेंशियल बिल्कुल, ठीक थी ना। बिल्कुल। मायावती जी को सरकारी स्कूल में भेजा जाता था, ठीक है, और उनके जो बच्चे थे, उनके जो लड़के भाई थे, उनको प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाता था। तो मतलब उनकी फाइनेंशियल स्टेबल थे, उनको खाने के लाले नहीं थे, सही बात सब थे, ठीक है। दूसरे मैं लेता हूँ काशीराम जी को। काशीराम जी के घर गया था मैं, और काशीराम जी आपको पता है 1956 में है ना रोपड़ पे सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे, बीएससी। तो जो व्यक्ति 1956 में पढ़ सकता है, मेरे दादाजी की उम्र जो है वो लगभग काशीराम जी, मान्यवर काशीराम जी जितनी ही होगी मेरे दादाजी की। तो अगर उन्होंने ना 5वीं क्लास तक पढ़ाई की, वो भी उनके सारे भाई थे ना, उनने किसी ने भी नहीं पढ़ाई की, उन्होंने सबसे छोटे मेरे दादाजी थे, उन्होंने कोशिश की ना इनको पढ़ाया जाए। तो उनने पूरी जब ताकत लगा दी तब भी 5वीं क्लास तक पढ़ सके। मतलब इतना पैसा नहीं था, किसान थे, छोटा मोटा काम कर लेते थे। तो काशीराम जी के मैं घर गया था, तो पता है काशीराम जी जो है ना अरन से थोड़े से और बड़े होंगे, मतलब थोड़े से 2-3 साल और बड़े होंगे, उनकी फोटो थी। अच्छा। उस जमाने में मतलब 56 में तो वो कम से कम 25 साल के होंगे, लेकिन जब वो छोटे थे मतलब कि आजादी से ही पहले फोटो खिंचाना यही बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। फोटो यार, हाँ, सही बात मतलब हमने अभी देखा होगा। मतलब वो भी कुल मिला के कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश थे उनका परिवार। और उसके बाद पुणे में वो जॉब कर रहे थे, वो भी एक scientist थे। स्टेबल थे, एजुकेटेड थे और अच्छी खासी शिक्षा थी। मायावती जी भी एक आईएएस ऑफिसर बनने की प्लान तैयारी कर रही थी, मतलब अच्छी वेल एजुकेटेड थी, ठीक है। काशीराम जी भी वेल एजुकेटेड थे। अब आप आ जाओ बाबा साहब के ऊपर, जिनको सबसे बड़ा लीडर हम मानते हैं, ठीक है। बाबा साहब ने जो है ना पहला चुनाव कब लड़ा था पता है तुम्हें? 1936 में, और उनकी पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और उन्होंने 1937 में पहला चुनाव लड़ा था। 13 सीटें रिजर्व थी और 4 जो है जनरल सीट थी। 13 में से 11 सीटें जीती थी उन्होंने, और 4 में से 3 सीटें जीत ली थी, 4 में से 3 सीटें जनरल की। और ये बात है 1936 की। लेकिन तुम्हें पता है अपन बाबा साहब के घर गए थे, राजगृह गए थे, वहां पर दादर में कितना आलीशान घर था। बिल्कुल। ये फोटो है बाबा साहब का, बाबा साहब यहाँ पर देखो पूरे बैठे हुए हैं, इस घर पे अपन गए थे, है ना। ये फोटो जो है 1934 का है। 1934 में दादर जैसे मुंबई इलाके में 2 प्लॉट लिए थे। दूसरा प्लॉट देखा था अपन ने, उन्होंने हल्के वो बेच दिया था दूसरा प्लॉट, लेकिन 1934 लोन लिया था बैंक से वो चुकाने के लिए। हाँ, लोन से खरीदा था उन्होंने, लोन से खरीदा था, लेकिन खरीदा होगा तो कुछ सोच समझ के खरीदा होगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तभी खरीदा होगा। उन्होंने अपने 55,000 किताबों के लिए एक लाइब्रेरी बनाई थी, उसको राजगृह बोलते हैं। उसके बाद बाबा साहब ने 1936 में पहला चुनाव लड़ा। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि आप बाबा साहब को देख लो और मायावती जी को देख लो या काशीराम जी को देख लो, ये सारे के सारे जो है ना वेल एजुकेटेड थे, उसके बाद वेल फाइनेंशियली सेटल्ड थे, उसके बाद वो राजनीति में आए। मेरा कहने का मतलब ये है, उससे पहले राजनीति नहीं की उन्होंने। तो अब मैं आपको बताऊं अपने लास्ट के 2 मिनट, वैसे आपने ज़्यादा ले लिए। बाबा साहब ने जब संविधान सभा में अपना संविधान सौंप रहे थे ना राजेंद्र प्रसाद जी को, तो बाबा साहब ने ये बात भी कही थी कि संविधान अगर सही हाथों में जाएगा तो ये देश उन्नति पाएगा, संविधान अगर गलत हाथों में जाएगा तो ये देश और गड्ढे में जाएगा। तो आज यहाँ पर सिद्ध हो रही हैं ये बातें, ठीक है। कैसे सिद्ध हो रही हैं? पिछली सरकारें जो भी रही हों और वर्तमान की सरकारें जो भी रही हों, पिछली सरकारों ने सरकारी स्कूलों की हालत क्या की थी वो आपको भी पता है, वो हमें ही पता है, और वर्तमान में सरकारी स्कूलों की हालत क्या है वो सबको पता है, ठीक है। जितने भी महापुरुष हमारे थे, बाबा साहब से लेकर काशीराम साहब और बहन जी, सबके सब, और जितने भी हमारे पुराने जो हमारे बाप दादाओं की उम्र के, बाबाओं की उम्र के थे कलेक्टर IPS, वो सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल से निकल के आए थे। क्या आज हम और आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे? नहीं भेजेंगे ना। दिल्ली में वो तो शायद भेज दें, नहीं वो देखो, तो वर्तमान स्थिति वही तो बात है कि संविधान अगर सही हाथों में हो, नहीं दिल्ली में तुम भेज ठीक दें है। शायद। अगर 2007 से 12 की अगर यूपी में भी अगर आप जाते तो अभी आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज देते, क्योंकि वहाँ से तो विदेश जाते थे उस समय में, ठीक है। वर्तमान में नहीं जाएंगे। तो तुमने दिल्ली की बात कह के मुद्दे से भड़का दिया ठीक है ना। अब आती है बात कि हमें राजनीति क्यों, अब आती है बात कि हमें राजनीति क्यों करनी चाहिए। राजनीति
राजनीति और एजुकेशन, राजनीति और आर्थिक दोनों जरूरी है है। ना, दोनों। पहले हमें देखिए बाबा साहब ने भी अगर इस्टेब्लिश हुए तो पहले पढ़ के आए, पढ़ने के बाद उन्होंने अपना बिजनेस किया, फिर उसके बाद अगर हम और आप जब मुंबई में थे तो हमने एक बात बहुत अच्छे से जानी, उन्होंने अपने समाज का भला सांसद बनने के बाद ही कर पाया था। मतलब उन्होंने काफ़ी सारे अधिकार दिला दिए थे, चाहे वो पानी का हो या जो भी हो, ठीक है, जितने भी अधिकार थे, लेकिन रियल में उन्होंने अपने लोगों को समस्या का हल जब निकाल पाया, जब वो खुद संविधान लिखा और खुद संसद भवन के अंदर गए, सांसद बने, तब उन्होंने एक नहीं 2-3 कॉलेज, जहाँ हम खुद अपन और हम तुम दोनों गए थे, तब उन्होंने सांसद बनने के बाद ही नहीं वो पहले हो चुका था। नहीं, बाद में हुआ था। शर्त लगा रहे हो? शर्त नहीं लगाता मैं, हो सकता है, लेकिन अगर बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा ही वो, राजनीति वो मंदिर की चाबी है जिससे हमारे बहुजन समाज का उद्धार हो सकता है, अगर बाबा साहब जैसे व्यक्ति ने कहा तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। और ये बात सिद्ध किसने करके दिखाई थी? मान्यवर कांचीराम साहब ने, कि वास्तव में राजनीति की वो सत्ता की चाबी है जिससे हमारे बहुजन समाज का उद्धार होगा, बशर्ते भटके नहीं। एक डंडे, एक झंडे, एक बैनर के नीचे आना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हमारे समाज को, बहुजन समाज को रोजगार के लिए प्रेरित करना पड़ेगा एक दूसरे को, ना कि साम वाली व्यवस्था में रहना पड़ेगा। ठीक है, और बिजनेस भी ये बात पे तो यार मैं हमेशा सनी के साथ हूँ। वो मैं इसलिए कि चाहो तो मैं अभी कह दूं या बाद में कह दूं, ठीक है, साम वाली व्यवस्था के मैं खिलाफ क्यों रहता हूँ? ऐसा नहीं कि मुझे शौक नहीं, मतलब एक अंदर से चुल्ली छूटती, ठीक है, थोड़ा डेडिकेटेड सोफिस्टिकेटेड शब्द इस्तेमाल करो। लगता है अंदर से कि यार हमें भी ये शौक करना चाहिए, लेकिन नहीं करते, क्योंकि मैंने अपने मतलब परिवार में ही मैंने सब कुछ भुगता है, देखा है कि तभी तो तुम इन सब चीजों से दूर रहते हो, क्योंकि आपने भुगता है और भुगतने के बाद इसका फल भी देखा है। कि आज हमारी जो मतलब फैमिली बैकग्राउंड है ना, वो इतना कमजोर क्यों है? क्योंकि हमारे जो बोलते हैं पुरखे रजवाड़े थे, वाकई में थे किसी समय, लेकिन आज हालत क्या है? कोई साम वाली व्यवस्था के कारण। ठीक है, तो मैं अपने बच्चों को मतलब जो भी मैं कुछ बच्चों को सिखाता हूँ ना, अभी तो नहीं सिखाता, लेकिन आने वाले समय में जब भी सिखाऊंगा मैं यही सोचूंगा कि मेरे बच्चे मेरी तरह नशे से दूर रहें, खाते पीते रहें। ठीक है, अब आए कि अपन मतलब काम क्या करना चाहिए? काम हमें ये करना चाहिए, काम छोटा हो या बड़ा, या तो नौकरी नहीं मिल रही है तो वो काम खुद का होना चाहिए। अगर तुम 12 घंटे 14 घंटे की अगर तुम नौकरी करोगे ना, तो फिर आप 50,000 रुपये भी कमा रहे हो, उससे तुम समाज का भला नहीं कर सकते। ठीक है, काम खुद का हो, 2 घंटे का हो या 4 घंटे का हो, उससे तुम क्या करोगे? तुम है ना अब आर्थिक रूप से भी अपने आप को मजबूत कर लोगे, और आप पे जो समय बचेगा, आप चाहो तो राजनीति भी बहुत अच्छी सी राजनीति कर सकते हो, अगर आपके अंदर वो गुण होंगे तो। बस खत्म इतनी जल्दी। तो देखिए आप लोगों ने जो है दोनों लोगों की बातें सुनी, और मेरा तो क्लियरली ये मैसेज था कि भैया पहले आर्थिक रूप से मजबूत बनो। सनी का ये था कि भैया दोनों इकट्ठे करो, जैसे भी आप कर सकते हो। तो आप लोगों का क्या सोचना है वो मुझे कमेंट में बताइएगा। मतलब हम दोनों को जो बहस है उसका जो रिजल्ट है ना, वो आप लोगों को बताना है। बहस नहीं थी आज तो भैया, बिल्कुल कोई कह नहीं सकता कि बहस थी। नहीं, बहस मतलब डिबेट। बहस मतलब कि दो लोग क्या डिबेट कर रहे हैं, उसको हिंदी में वैसे ही बोलेंगे ना यार। सही बात है। तो उस चीज का क्या रिजल्ट है ना, वो चीजें है ना, वो आप कमेंट में बताइएगा हमको। और है ना क्या एग्जैक्टली क्या जो मतलब क्या हमको पहले राजनीति करनी चाहिए या पहले आर्थिक रूप से मजबूत बनना, ये सिंपल सा सवाल है, कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही राउंड टेबल के 3rd एपिसोड में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इस पर डिस्कशन होना चाहिए था। आगे भी हम करेंगे, और आगे का जो टॉपिक है वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो फिर आज के लिए बंद करें, क्योंकि आज लॉकडाउन भी है और पुलिस आया पकड़ के ले जाए। तो ठीक है, बैठे अभी अपना हमारा ऑनलाइन काम है, हम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। आज कोई लॉकडाउन नहीं है, मजाक कर रहे थे, बस बंद करो। मोदी जी ने बोला है, क्या बोला? मोदी जी की बात नहीं करेगा कोई यहाँ पे। ठीक है, चलो बस बाय बाय बाय।